Hello friends, so in this video we will be discussing MCQs of NET Law Exam पेपर 2। तो जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसके पहले के वीडियो में वी हैव सॉल्व्ड पेपर 1 जो कि आपका लीगल टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन सब से रिलेटेड होता है पेपर 1, जो कि कॉमन होता है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे आप कॉमर्स का दो, लॉ का दो, जियोग्राफी का। बट पेपर 2 इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इस केस में हम लोग लॉ के सब्जेक्ट का वी विल बी सॉल्विंग पेपर 2। इसके पहले के वीडियो में वी हैव ऑलरेडी सॉल्व पेपर 1 ऑफ 2024। नाउ वी आर सॉल्विंग पेपर 2 ऑफ 2024। ऑल राइट, सो इफ यू वांट द पेड कोर्स, तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के नोट्स मिल जाएंगे जस्ट फॉर ₹999 में। आपको पेपर 1 के भी नोट्स मिल जाएंगे, पेपर 2 के भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 विल बी लॉ स्पेसिफिक। ऑल राइट, यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन 8750121938। ठीक है, ऑल राइट। तो अब देखिए इसमें ये नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप पहला एमसीक्यू देखिए, इसमें सेक्शंस और एक्ट को मिलाना है, तो अब आपको सारा एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि आपके लास्ट के पेपर्स में आए हैं, उनके हिसाब से ये नोट्स बने हुए हैं। इसमें देखिए यूएन चार्टर का आर्टिकल पूछा हुआ है, तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है बस आपको वही पढ़ना है, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ऑल राइट, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें आप अगर सेक्शंस को ध्यान से देखें, कुछ तो आपको पढ़ने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। तो ये सारे सेक्शन जो है इट इज रिलेटेड टू पेनल्टीज। अगर ये एक्ट फॉलो नहीं होता है, वॉयलेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ऑलराइट, सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये आपका सेक्शन 3A-B है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका सेक्शन 15 है। ठीक है, एनजीटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 26 जानना। ठीक है, एनजीटी सेक्शन 26 है। ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज सेक्शन 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, which of the articles of United Nations Charter sets out which of the articles of United Nations Charter sets out the principle on which United Nation is based। तो यूनाइटेड नेशन किस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो देखिए इसमें क्या है ना, यूएन चार्टर आप पढ़ेंगे तो इसमें आर्टिकल 1 इज रिगार्डिंग द पर्पस, इट इज रिगार्डिंग द पर्पस, एंड आर्टिकल 2 इज रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स। तो आर्टिकल 2 इज मेजरली रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स। ऑल राइट, which of the following is schedule 2 of NGT, National Green Tribunal Act 2010। तो देखिए शेड्यूल 2 ऑफ एनजीटी इज रिलेटेड विद कि कौन कौन से एनजीटी में हेड्स हैं जिसमें आप कॉम्पनसेशन या रिलीफ या डैमेज यू कैन क्लेम। सो दीज आर ऑप्शन 3 में इट इज गिवन, हेड्स अंडर which compensation or relief for damages may be claimed। All right, now we have MCQ number 4। Which of the following international treaty deals with access to published work for visually impaired and print disabled people। तो देखिए ये जो ट्रीटी है ये विजुअली इम्पेयर्ड कि वो लोग भी पब्लिश्ड वर्क्स जो भी है इसमें मैंडेटरी है, इस ट्रीटी में डिस्कस हुआ था कि वो सब ब्रेल लैंग्वेज में हो, उनके फ्रेंडली लैंग्वेज में और ऑडियो बुक्स हो। तो इसमें बहुत से कॉपीराइट्स में भी चेंज किया गया था कि वी हैव टू मेक देम अवेलेबल इन द लैंग्वेज व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, एंड आल्सो देयर शुड बी ऑडियो बुक्स टू दैट। ओके, तो ये माराकेश ट्रीटी में ये सब डिस्कस हुआ था। ये जो माराकेश ट्रीटी है दैट इज अंडर विपो। विपो आपका समझ लीजिए कंट्रोल करता है, एडमिनिस्टर करता है माराकेश ट्रीटी को भी और जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उनको भी। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट, एंड माराकेश इज इन मोरक्को। एमसीक्यू नंबर 5, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आईसीजे। तो आईसीजे जो हेग में है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। सो इट इज फ्रेंच एंड इंग्लिश। So both French and English are the official language of ICJ। Which of the following statement is not correct as per Austin? Is not correct as per Austin। ठीक है, तो ऑस्टिन और भी जो बहुत से इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं इनके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऑस्टिन का जो पॉजिटिव लॉ और मोरालिटी पे जो नोट्स है
या लॉ का जो टाइप्स है, इम्प्रॉपर लॉ एंड प्रॉपर लॉ, ये सब इंपॉर्टेंट है थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो पॉजिटिव लॉज आर सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर एंड आर प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, बात सही है। ऑस्टिन का ये कहना है कि दे आर सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर, और अगर ये नहीं फॉलो होते तो दे आर सैंक्शंस आल्सो। एक कमांड है जो कि एक सुपीरियर, एक सॉवरेन ने किया है, और उसके नहीं फॉलो होने पे देयर आर सैंक्शंस आल्सो, पनिशमेंट्स आल्सो। लॉस बाय एनालॉजी आर लॉस इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, ये भी बात सही है। कमांड, ड्यूटी, सैंक्शंस एंड मोरालिटी आर इनसेपरेबल, ये बात गलत है, इनसेपरेबल नहीं है। लॉस आर ऑफ टू टाइप्स, लॉस प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉस इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, ये भी सही है। ऑस्टिन कंसेप्शन ऑफ लॉ टेक इनटू अकाउंट पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी, दोनों की बात करी, ये भी बात सही है। तो क्या चीज सही नहीं है? सो ओनली सी, सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। द वर्ड jurisprudence owes its origin from the term jurisprudentia। तो jurisprudentia का यहाँ मतलब क्या है? jurisprudentia का यहाँ मतलब ये जो लिया गया है, आप समझ लीजिए लैटिन वर्ड है, थोड़ा ग्रीक्स या रोमन्स में आपको कंफ्यूजन होगा, बट इट इज गिवन बाय रोमन्स। jurisprudentia, juris मतलब क्या होता है? juris मतलब लॉ, और प्रुडेंशिया मतलब साइंस या नॉलेज, नॉलेज या साइंस, ठीक है। सो इट इज लाइक नॉलेज या साइंस ऑफ लॉ, jurisprudential, all right। Which theory in intellectual property right is based on the value that law should not reward creators whose intellectual works harm life, health, liberty और society generally। तो जो इंटेलेक्चुअल वर्क हार्मफुल है उनको लॉ को प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए या रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए। सो इट हैज बीन स्टेटेड इन मॉरल डेजर्ट थियरी, ऑल राइट, मॉरल डेजर्ट थियरी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गाइड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या गाइड करता है इंटरप्रिटेशन या डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में? तो देखिए जनरली आईसीजे जो इंटरप्रिटेशन के लिए गाइडेंस लेती है वो जनरल लॉ को लेती है, जो कि हर सिविलाइज नेशन पे मानी जाती है, जो लॉ के प्रिंसिपल हर सिविलाइज नेशंस पे माने जाते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। द लिमिटेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज नोन एज। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई कंपनी है और उससे कोई, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो अगर कोई थर्ड पार्टी उससे डील कर रहा है, सो ही मस्ट रीड एंड नो, ये मान लिया जाएगा कि उसने एमओए कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको पढ़ भी लिया है, समझ भी लिया है। तभी अगर कोई थर्ड पार्टी कंपनी से डील कर रहा है तो इट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये मान लिया जाएगा कि उसको है कि उसने एमओए और ए, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको ये पता है। और अगर थर्ड पार्टी कंपनी से कोई डील कर रहा है और वो डील एमओए अलाउ नहीं करता है, देन कंपनी विल नॉट बी, भले ही कंपनी ने साइन किया हो, कंपनी के जो डायरेक्टर्स ने साइन किया हो, बट वो एमओए अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द थर्ड पार्टी टू रीड दोस एंड अंडरस्टूड दोस एमओएस, ठीक है। तो ये है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसी का लिमिटेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि भाई एमओए और एओए पढ़े होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी डील करता है कि कंपनी को ये बिल्डिंग खरीदनी है, और बट एओए कहता है कि इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए 4 लोगों के साइंस चाहिए, जो इंटरनल प्रोसीजर, तो कंपनी का इंटरनल प्रोसीजर की इंक्वायरी की 4 लोगों ने साइन किया है कि नहीं, वो जानने की जरूरत नहीं, वो इंक्वायर करने की जरूरत नहीं, वो ये मान सकता है कि ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में का ये एक्सेप्शन हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, की कंपनी के इंडोर में क्या हो रहा है वो जानने की जरूरत नहीं, बट ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है एमओए एंड एओए, इट इज कंस्ट्रक्टिव, कि उसको पता है, ये नोटिस उसको है, ये मान लिया जाएगा कि आपने एमओए एओए पढ़ा है। तो अगर आपने एमओए एओए पढ़ा है फिर भी आप कंपनी से डील कर रहे हो जो काम एमओए मना किया हुआ है, देन द कंपनी विल नॉट बी बाइंडिंग फॉर दैट। तो ये आपका जो इसका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो लिमिटेशन है, जो कि कहता है कि इंटरनल मैनेजमेंट या इंटरनल प्रोसीजर जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज गिवन अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसमें एक फेमस केस था, इसको टर्कवैंड रूल भी कहते हैं, टर्कवैंड रूल, ठीक है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग के केसेस है, ऐसे भी आपको केसेस के लिस्ट मिल जाएंगे जो ज्यादातर आता रहता है। देखो इसमें क्या है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग वुमेन, तो सी का तो हो गया आपका फर्स्ट। एनएचआरसी वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, राइट ऑफ रेफ्यूजीज,
तो बी का हो गया आपका फोर्थ, ठीक है, तो ऑप्शन 3 आ जा रहा है। ए का हो जाएगा थर्ड, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स अंडर इंटरनेशनल वो, और पीपल यूनियन डेमोक्रेटिक राइट ये आपका चिल्ड्रन का अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इन्होंने ये पीआईएल की थी, ठीक है। The fundamental rights under Indian Constitution are grouped under various heads. तो कौन सा inadequately placed है? तो राइट टू इक्वालिटी सही है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये सही नहीं है, 35 ए इसमें नहीं होगा, सिर्फ आर्टिकल 32 है, ठीक है, ये सब ज्यादा इसमें दे दिया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी सही है, राइट टू फ्रीडम ये गलत है, इसमें आर्टिकल 22 भी होना चाहिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी सही है, तो ये सॉरी ये गलत है, इसमें आर्टिकल 22 भी होना चाहिए। तो बी और डी आपका गलत है, सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डू नॉट डील विद इंटरनेट या साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम, ठीक है, तो डू नॉट डील विद, तो सेक्शन 354 तो स्टॉकिंग से रिलेटेड है, तो ये तो आपका साइबर क्राइम डील करता ही है, ठीक है, ये सब भी साइबर, ये तो आईटी एक्ट कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, ये भी आपका डील करता है। तो 50 ए डील नहीं करता और 11 ए डील नहीं करता, तो आंसर विल बी ए एंड ई, ऑप्शन 4। इसके बाद देखो पर्सनहुड थियरी, अब देखिए इसमें भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, आईपीआर के नोट्स में सारी चीजें मिल जाएंगे। पर्सनहुड थियरी इज गिवन बाय इमैनुअल कांट, ये सब आईपीआर के जस्टिफिकेशन की थियरीज है, इमैनुअल कांट, और इसको हीगल ने भी दिया है, ये दोनों का ही माना जाता है वर्क, हीगल, फ्रिड्रिश हीगल। इसमें क्या है कि एक ऑथर का जो भी आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल वर्क किसी का भी है, किसी भी इंडिविजुअल का इंटेलेक्चुअल वर्क, उसका एक पर्सनल पर्सनैलिटी होती है उसमें, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। नेचुरल राइट थियरी, इंसेंटिव थियरी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थियरी। सो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थियरी तो जोसेफ स्कम्टर का ये एक इकोनॉमिस्ट, इन्होंने कहा था कोई भी नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करती है, डिस्ट्रक्ट करती है, इसीलिए जरूरी है जो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उनको पहले प्रोटेक्शन मिले। वो उन्होंने इतना रिसर्च करके उस टेक्नोलॉजी को निकाला तो वो अपनी रिसर्च कॉस्ट निकाल पाए, तो ये मोनोपोली उनकी देनी सही है, आईपीआर प्रोटेक्शन देना सही है। फिर नेचुरल राइट थ्योरीज बाय जॉन लॉके, इन्होंने कहा था ये तो एक इनहेरेंट राइट है, इंसेंटिव थ्योरीज बाय विलियम नॉर्डवर्थ, ठीक है। सो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड, सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, द नॉलेज डिराइव फ्रॉम अथॉरिटेटिव बुक स्पेसिफाइड इन the first schedule to the Drugs and Cosmetic Act means what as per the definition of Biological Diversity Amendment Act 2003। तो ये देखिए आपका नॉलेज डिराइव फ्रॉम ऑथोरेटिव बुक्स लाइक वेदास, उपनिषद, ये सब आपका कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। अब ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ USA and India। So USA Constitution Section 7 gives President veto power over the bills passed by Congress which can be further countered by 2/3 majority in both houses। सही बात है, यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो वीटो पावर है उसके पास, अगर कांग्रेस ने कोई बिल पास किया वो उसको वीटो पावर कर सकता है, which will be further countered by 2/3 majority in both the houses। The US and India strictly follows doctrine of separation of powers। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया में स्ट्रिक्टली तो है नहीं, सेंटर जब चाहे तब स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर सकता है। स्टेट का जो गवर्नर है, जैसे अगर यूपी का कोई गवर्नर है तो वो चीफ मिनिस्टर के पास बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी रख सकता है। प्रेसिडेंट रूल्स है, सेंटर जब चाहे उसको लगे स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है तो वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो दिखाता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, ज्यादातर यूनियन गवर्नमेंट की ओर टिल्टेड है। अगर कोई भी लॉ सेम सब्जेक्ट जो दोनों लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में, तो पार्लियामेंट का लॉ विल प्रिवेल अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। द यूएस एंड इंडिया स्ट्रिक्टली ये गलत है। द यूएस प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये बात सही है। द रिमूवल मेथड ऑफ यूएस प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्रेसिडेंट इज टेक्निकल एंड डिफिकल्ट, ऐसा कुछ नहीं है, तो इलेक्शन हार गए तो हार गए, हट गए, ठीक। द यूएस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ये बात सही है, यूएस का मेंबर कांग्रेस का पार्ट नहीं होता है, यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस का मेंबर नहीं होता, वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता है। बट इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो तो लेजिस्लेचर का मेन पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा एंड देन द प्रेसिडेंट, ठीक है।
सो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट सही है? सो ए, सी एंड ई, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. ऑल राइट. द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन वन पर्सन कंपनी, तो वन पर्सन कंपनी इज ऑल्सो अ न्यू कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट आपका कंपनीज एक्ट में आया हुआ है 2013 में. ठीक है. ओपीसी का कॉन्सेप्ट, इसमें वन डायरेक्टर होता है, वन शेयर होल्डर होता है. ठीक है. तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन वन पर्सन कंपनी इज 1. ठीक है. बेसिकली ये सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी के फीचर्स मिला दिए हैं कि कोई भी सोल प्रोप्राइटर है, अगर वो बिजनेस कर रहा है, वन डायरेक्टर वन कंपनी है, तो उसका जो बिजनेस का डेट है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच है. ये बस फायदा है ओपीसी का. ठीक है. बिकॉज इट विल बी अ प्राइवेट कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्पेसिफाइड डावर? स्पेसिफाइड डावर स्टिपुलेटेड रहता है, पहले से पता होता है, तो आंसर विल बी प्रॉपर डावर, जो कि पहले से पता नहीं होता, एट द टाइम ऑफ डेथ सर्टेन किया जाता है, या डाइवोर्स के टाइम पे सर्टेन किया जाता है. द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय whom? तो देखिए, जो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो भी चेयरपर्सन होते हैं, उनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स with the consultation of Chief Justice of India. So central government will appoint with the consultation of Chief Justice of India. ठीक है. तो आप इसमें देखो, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है. ये कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्टिकल्स, इसके भी आपको लिस्ट मिल जाएंगे. तो एनजेएसी तो आपका आर्टिकल 124A में है. अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस 126 में है. सुप्रीम कोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में है. ओरिजिनल जुरिसडिक्शन 131 में. कौन सा राइट आंसर होगा? ए का हो जाएगा थर्ड, तो ए का थर्ड तो इसमें और इसमें है. बी का हो जाएगा 1, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. ठीक है. ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर. ऑल राइट. सो दिस वाज 20 एमसीक्यूज. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एमसीक्यूज वी विल बी सॉल्विंग ऑफ पेपर 2. इसके पहले वाले वीडियो में हमने पेपर 1 के भी एमसीक्यू सॉल्व किए हैं 2024 का. तो अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, जैसे ये सब आर्टिकल्स से रिगार्डिंग ये सब, ओनली ₹999 फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, जीके, है ना, ये सब के आपको नोट्स मिल जाएंगे. और एंड पेपर 2 इज अबाउट सब्जेक्ट स्पेसिफिक. अगर लॉ का हम लोग लॉ का बना रहे हैं, तो आपको लॉ के नोट्स मिल जाएंगे. ऑल राइट. आपको कांटेक्ट करना है 8750121938 में. सो थैंक यू ऑल. विद दिस वी हैव कम टू द एंड. 20 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किया है. इसमें आपको 100 एमसीक्यूज होते हैं पेपर 2 में, और पेपर 1 में 50 एमसीक्यूज. तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग मोर एमसीक्यूज ऑफ पेपर 2. सो थैंक यू ऑल.